आज हम लेखा शास्त्र में पाठ एक के अंतर्गत लेखांकन के लाभ देखेंगे। लेखांकन से मिलने वाले लाभों का वर्णन निम्नानुसार किया जा सकता है। पहला, व्यापारियों को लाभ। लेखांकन से व्यापारियों को पहला लाभ होता है भूल से बचाव करने में सहायक। प्रत्येक व्यवहार या लेन देन को याद रखना संभव नहीं है, अतः प्रत्येक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में तुरंत लिखा जाना आवश्यक है। इससे किसी व्यवहार के भूलने की आशंका समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। लेखांकन से व्यापारियों को पहला लाभ होता है भूल से बचाव करने में सहायक। प्रत्येक व्यापारी कोई भी व्यापार में जो होता है उसे तुरंत लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है। ऐसा करने से यह लाभ होता है कि कोई भी व्यवहार लिखने से छूट नहीं जाता, क्योंकि व्यापार में बहुत व्यवहार होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं। प्रत्येक लेन देनों को याद करके रखना संभव नहीं है। इसलिए किसी भी व्यवहार के होते ही तुरंत उसे लेखा पुस्तकों में तत्काल लिख दिया जाता है, जिससे कि व्यापारी को भूल से बचाव करने में सहायता प्राप्त होती है। दूसरा लाभ है महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति। लेखों की सहायता से प्रत्येक व्यापारी अपने व्यापार के क्रय विक्रय, लेनदार देनदार, संपत्तियों तथा व्ययों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को सरलता से प्राप्त कर सकता है। लेखांकन से दूसरा महत्वपूर्ण लाभ होता है व्यापारियों को कि कोई भी व्यापारी अपने व्यापार से संबंधित जानकारी सरलता से तत्काल वो प्राप्त कर सकता है। जैसे व्यापार में कुल कितना क्रय हुआ, कितना विक्रय हुआ, कितने लेनदार हैं या कितने देनदार आदि, इन सभी बातों की जानकारी सरलता से प्राप्त हो सकती है। तीसरा है लाभ हानि का ज्ञान। उपर्युक्त विधि से रखे गए हिसाब से व्यापारी को सरलता से यह ज्ञात हो जाता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि होने की स्थिति में वह इसके कारणों का पता लगाकर इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। चौथा है करों के निर्धारण में सहायक। व्यापारियों को अनेक करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे आयकर, बिक्री कर आदि। इन करों के निर्धारण में लेखांकन सहायक होता है। करों के निर्धारण में लेखांकन इस तरीके से सहायक होता है कि लेखांकन से हमको पता चल जाता है कि वर्ष में हमको व्यापार से कितना लाभ हुआ, कितना हानि, कितना लाभ हुआ, उस पर कितना कर लगेगा, इसकी भी जानकारी हमको लेखांकन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। पांचवा है ऋण लेने में सुविधा। प्रत्येक ऋणदाता ऋण देने के पूर्व व्यापारी की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करता है तथा संतुष्ट होने पर ही ऋण देना स्वीकार करता है। अतः ऋणदाताओं को संतुष्ट प्रदान करने के लिए व्यापार का हिसाब व्यवस्थित रूप से लिखा होना आवश्यक है। इसके बाद छठवा है मतभेद दूर करने में सहायक। व्यापार में कभी कभी ग्राहक व व्यापारी के बीच किसी व्यवहार या लेन देन को लेकर मतभेद या झगड़े उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में रखे गए हिसाब को दिखाकर मतभेद को दूर करने में बड़ी सहायता मिलती है। सातवां, न्यायालय में प्रमाण। यदि न्यायालय में व्यवसाय के सौदे से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा हो तो विधिवत रखी गई हिसाब की बहियों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। आठवां, व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा। नियमित व उपयुक्त प्रणाली पर आधारित लेखों की सहायता से आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी अपने व्यापार का सही मूल्यांकन कर सकता है। नंबर 9, तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक। विगत वर्षों के हिसाब किताब से तुलना कर व्यापारी अनेक लाभदायक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है तथा भविष्य में व्यापार के लाभ को बढ़ाने हेतु आवश्यक निर्णय ले सकता है। व्यापारी गत वर्षों के हिसाब किताब से या वर्तमान के हिसाब किताब से तुलना कर ये ज्ञात कर सकता है कि लाभ गत वर्ष में अधिक हुआ कि
वर्तमान में। यदि कोई लाभ में कमी या कोई हानि हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम उसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। 10वां है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण करने में सहायक। रखे गए हिसाब की सहायता से कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों, छल कपट तथा जालसाजियों का पता लगाने में सुविधा होती है तथा इस पर कर्मचारियों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 11, साझेदारी व्यवसाय में सहायक। नए साझेदार के प्रवेश पर या किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर तथा साझेदारी फर्म के विघटन की स्थिति में व्यवस्थित रूप से रखे गए हिसाब से विभिन्न समस्याओं को हल करने में बड़ी मदद मिलती है। 12वां है ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। गत वर्षों में किए गए लेखों के आधार पर व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कर्मचारियों को लेखांकन से क्या लाभ होता है। पहला है पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक। लेखा पुस्तकों को सुचारू रूप से रखने की दशा में कर्मचारियों का वेतन, बोनस तथा अन्य पारिश्रमिक से संबंधित विवादों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, कार्य क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। लेखों के आधार पर कर्मचारियों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऐसे कर्मचारी जो अपने कार्य के प्रति सजग हैं उन्हें पुरस्कृत कर उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। उसके बाद तीसरा है विनियोजकों को लाभ। पहला, मतभेदों को दूर करने में सहायक। लेखों के आधार पर विनियोजकों या किसी लेनदार से हुए मतभेद को दूर किया जा सकता है। दूसरा, आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक। प्रत्येक विनियोजक अपने धन को विनियोजित करने के पूर्व अनेक प्रकार की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा रखता है। विनियोजकों की इस आवश्यकता को व्यापार में रखे गए हिसाब से संतुष्ट किया जा सकता है। चौथा है सरकार को लाभ। पहला, वित्तीय सहायता में सहायक। हिसाब किताब की पुस्तकों का अवलोकन या जांच कर सरकार किसी भी व्यापारी को सरलता से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। वित्तीय सहायता अर्थात धन या रुपए की सहायता ऋण के रूप में। दूसरा, आर्थिक प्रगति के मूल्यांकन में सहायक। व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखे गए लेखों के आधार पर देश के व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रगति का मूल्यांकन सरलता से किया जा सकता है। तीसरा, करारोपण में सहायक। सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है जैसे आयकर, बिक्री कर आदि। इन करों के निर्धारण व इनकी वसूली में किए गए लेखे बड़े सहायक होते हैं। चौथा है लाइसेंस प्रदान करने में सहायक। उचित रीति से रखे गए हिसाब की जांच कर सरकार व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु लाइसेंस प्रदान कर सकती है। पांचवा, व्यावसायिक कानूनों के संशोधन में सहायक। समय समय पर व्यावसायिक कानूनों में संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इन परिस्थितियों में व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखे गए लेखे संशोधन हेतु सहायक सिद्ध होते हैं। और पांचवा है उपभोक्ताओं को लाभ। विभिन्न वस्तुओं की बिक्री मूल्य को निर्धारित करते समय वस्तुओं की वास्तविक लागत का ज्ञान आवश्यक है। वस्तुओं को वास्तविक लागत उचित एवं पूर्ण लेखों से ही प्राप्त की जा सकती है। सही लागत के ज्ञान से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुओं की पूर्ति संभव होती है तथा उपभोक्ता बचत प्राप्त कर सकता है। इसके बाद देखते हैं लेखांकन की सीमाएं या दोष। पहला दोष है लेखांकन से व्यवसाय की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना संभव नहीं। लेखांकन केवल उन्हीं व्यवहारों या लेन देनों का किया जा सकता है जिनका मौद्रिक या धन स्वरूप होता है। व्यवसाय में कुछ ऐसी भी घटनाएं या समस्याएं हो सकती है जिनका कोई मौद्रिक स्वरूप न हो, किंतु जो व्यवसाय के लिए एक आवश्यक सूचना के रूप में प्रयोग हो, जैसे कच्चे माल को प्राप्त करने में उपस्थित होने वाली कठिनाई, कर्मचारियों एवं व्यवसाय में हित रखने वाले व्यक्तियों की कर्तव्यपरायणता आदि। दूसरा दोष है लेखांकन विवरण पूर्ण एवं शुद्ध नहीं होते। लेखांकन में असत्य व बनावटी व्यवहारों को सरलता से हिसाब की पुस्तकों में दर्ज किया जा सकता है।
इस प्रकार के व्यवहारों को न लिखा जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था लेखांकन में संभव नहीं है। साथ ही की गई ऐसी अनेक गणना क्रियाएं भी अनुमानों पर आधारित होने के कारण निकाले गए निष्कर्ष सत्यता के निकट या पास होते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं होते, जैसे अंतिम रहतिये का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्य आदि। तीसरा, लेखांकन से व्यवसाय के वर्तमान विक्रय मूल्य का ज्ञान नहीं होना। स्थिति विवरण में या चिट्ठे में व्यवसाय की संपत्तियों को उनके पुस्त मूल्य पर दर्शाया जाता है, न कि उनके उस वर्तमान मूल्यों पर जो उन्हें उस समय बाजार में बेचकर प्राप्त किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि स्थिति विवरण या चिट्ठे में दर्शाए गए मूल्य पर ही संपत्तियों का विक्रय किया जाए, अतः लेखांकन व्यवसाय के वर्तमान विक्रय मूल्य का ज्ञान नहीं कराता है। चौथा, लेखांकन आंकड़े मुख्य होते हैं। लेखांकन से विभिन्न सूचनाओं को आंकड़ों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि आंकड़े स्वयं कभी नहीं बोलते। निकाले गए निष्कर्ष व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होने के कारण भ्रामक के संदेह भी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेखांकन के प्रकार या शाखाएं। लेखांकन के प्रकार या शाखाएं में पहला है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन विभाग का कार्य व्यावसायिक लेन देनों का नियमानुसार लेखा करना, वर्गीकरण करना, परीक्षा सूची या तलपट बनाना, उसके बाद लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण बनाकर लेखांकन अवधि के लिए लाभ हानि ज्ञात करना और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करना है तथा व्यवसाय में हित रखने वाले पक्षों को लेखांकन सूचनाएं देने के लिए आवश्यक एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना है। दूसरा है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन विभाग का कार्य संस्था द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है और इसका मुख्य उद्देश्य लागत का निर्धारण करना, नियंत्रण करना तथा निर्णय हेतु सूचनाओं का संप्रेषण करना है। तीसरा है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन विभाग का कार्य लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे प्रबंध को किसी व्यवस्था की क्रियाओं की योजना बनाने और नियंत्रण करने में सहायता प्राप्त हो। प्रबंधकीय निर्णय के लिए लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन विभिन्न तकनीकों तथा अवधारणाओं का प्रयोग करता है। चौथा, कर लेखांकन। कर लेखांकन शाखा का कार्य व्यवसाय का कर निर्धारण करना होता है और लेखांकन के आधार पर आयकर एवं वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी की गणना की जाती है। पांचवा, सामाजिक दायित्व लेखांकन। सामाजिक दायित्व लेखांकन विभाग का कार्य व्यवसाय द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पहचानना, उनका मापन करना और उनके विषय में सूचनाएं प्रदान करना होता है। व्यवसाय द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में प्रमुख सेवाएं रोजगार प्रदान करना, वातावरण स्वच्छ रखने में मदद करना, ग्राहक संतुष्टि आदि है। इस प्रकार लेखांकन के प्रकार या सेवाओं को 5 भागों में बांटा गया है: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन, सामाजिक दायित्व लेखांकन।